मतदान खत्म होना है उन जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर मतदान पूरा हो गया है। और इस बार के दूसरे चरण के मतदान में जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है और जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए गुंजन चौकसी जी भाजपा की, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ रोशनी यादव जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पहले चरण से दूसरे चरण के बीच में अगर हम बात करते हैं पूरे देश की सीटों की और ख़ास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि पहले चरण तक जो मुद्दे थे दूसरे चरण तक वो आते आते थोड़े डाइल्यूट होते या बदलते हैं और नेताओं के भाषण भी बदल रहे हैं चरणबद्ध चरण। तो ये ऐसा क्या हो रहा है कि पहले चरण से दूसरे चरण तक आते आते कांग्रेस का जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है या विपक्ष का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह सहित बहुत सारे भाजपा के नेता बार बार इनको ये कहना पड़ रहा है कि संविधान नहीं बदलेगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा, उल्टे हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके अनुसूचित जाति जनजाति में दे देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी लोग कह रहे हैं कि साहब ये अधिनायकवाद की तरफ जा रहे हैं और ये आएंगे तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलेंगे, कहीं ये आरक्षण की व्यवस्था को बदलेंगे। तो इस तरह की बातें अब लगातार हो रही हैं और ज़्यादा बातें जो है बीजेपी अब मोदी की गारंटी पे नहीं करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बातचीत कर रही है। ये भी एक ट्रेंड देखने मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम गुंजन चौकसी जी से ही बात करते हैं कि पहले चरण से लेके दूसरे चरण के मतदान में आप किस तरह का रुझान देख रही हैं और किस तरह आपको लगता है कि चीज़ें जो है आज जो मतदान हुआ है उसको आप किस तरह से देखती हैं? गुंजन जी। सर्वप्रथम सर आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से अपील करना चाहूंगी जनता से कि जहां जिस जगह पर अभी भी मतदान बचा हुआ है 6 बजे तक, अगर आप नहीं निकले तो घरों से निकले और वहां पे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। और जहां पर मतदान हुआ है तो सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने निकलकर अपने अधिकारों का, संविधान में दिए अधिकारों का उपयोग किया। सर आपने जो बात पूछी कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत है और एक विश्वास है। वो विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो आशीर्वाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसी मूल मंत्र पे काम किया है। उदाहरण के तौर पर सर जितनी हितकारी योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 10 वर्षों में आई है देश में, भारत देश में, क्या उन योजनाओं में फर्क हुआ है? क्या वो योजनाएं किसी विशेष समुदाय के लिए आई थी और किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं आई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या घर देने में चुनाव किया गया था, या लाडली बहना योजना अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं वहां को चुनाव किया गया था? जितनी भी योजनाएं हैं सर वो सभी को एक समान, हर क्षेत्र के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को बिना किसी धर्म के विभाजन के उन योजनाओं का फल मिला है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता में यकीन रखती है। लेकिन ये कांग्रेस ने शुरू किया है जो तुष्टीकरण का काम है, चंद वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का काम, विभाजन का काम, धर्म के नाम पे जनता को भ्रमण करने का काम। जनता को भ्रमित किया गया है, किसने किया है? ये कांग्रेस ने किया है। किसने कहा है कि हम आपके वोट लेकर, हम आपके हम टैक्स लेकर, हम प्रॉपर्टी लेकर हम इनमें बांट देंगे? ये किसने काम किया है? ये काम तुष्टीकरण का कांग्रेस की सरकार ने किया है। विकास का काम अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन विभाजन का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आज विशेष समुदाय की अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 370 हटाकर आर्टिकल, कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। टेररिज्म के लिए जो जाना जाता था कश्मीर, आज वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुस्लिम महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल तलाक जैसे अधिकारों को जो हटाया गया, पता है मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए किसने बात की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अगर मैं आवास, जिस तरह मैंने पहले कहा, कितनी हितकारी योजनाएं हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए संसद में लेकर आए हैं, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बंटवारा किया है? उसमें क्या धर्मों के नाम पे विभाजन किया है? नहीं किया है सर। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान सामने लेकर आए हैं। लेकिन हाँ,
विरासत टैक्स को लेके किसने बात की है? आज हम हाल ही में सुना वो कांग्रेस की है। जिंदगी भर आप पहले जनता को लूटने का काम कर रहे हो, आप तो जनता को मरने के बाद भी कर गुंजन रहे जी, हो। फिर गुंजन जी, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा यहाँ। आपने विरासत टैक्स की बात की है। विरासत टैक्स पर कौन आदमी बोल रहा था? अगर एक आदमी सैम पित्रोदा अमेरिका में कहीं कोई लेक्चर दे रहा है या कोई बात कह रहा है, और वो अगर कोई अपना लेक्चर कहता है, कोई सैम पित्रोदा जो है वो क्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार में हिस्सेदार थे? और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, वो तो अमेरिका की बात कर रहे थे। मैंने पूरा पढ़ा है और उस पर मैंने लिखा भी है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इस पर भारत में भी विचार होना चाहिए। तो एक आदमी पूरे मूल मुद्दे को छोड़ के सैम पित्रोदा जैसे आदमी की चीज़ को पकड़ के ये कहना कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये आएंगे, तो ये आपकी विरासत जो है उस पर टैक्स लगाएंगे। और तो कितने लोगों के पास में आज की तारीख में इस देश में, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता अनाज दे रहे हैं, उनके पास ऐसी क्या विरासत है जो कोई छीन लेगा? पर एक खौफ पैदा नहीं हो रहा इससे, और इसके बारे में ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए सर, खौफ इसलिए किसने पैदा किया है? गरीब जनता का जो पैसे हैं, चाहे वो मेहनत से कमा रहे हो, चाहे 2 रुपए क्यों ना कमा रहे हो सर, ये विभाजन की राजनीति किसने शुरू की है? ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, ये कांग्रेस के लीडर्स ने की है। क्या आप सुने राहुल गांधी जी के बयान? किसने कहा कि हम ये पैसा लेके माइनॉरिटीज को बांट देंगे? किसने नहीं नहीं, कहा बिल्कुल कि सब नहीं नहीं, के मुझे माइनॉरिटीज को चलो बांट देंगे? कांग्रेस किसने के कहा प्रवक्ता कि से हम सुनते हैं कि ये जो बयान है, ये बयान अगर मेरे पास हो तो मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि वो जो बयान है वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। रोशनी यादव जी हमारे साथ हैं। रोशनी जी, अभी जो गुंजन चौक से जी जो लगातार बात कर रही हैं और बीजेपी के बहुत लोग अलग अलग मंच से कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इनको विरासत टैक्स पे अनावश्यक चर्चा करके मुद्दा बनाना इन लोगों ने इसलिए प्रारंभ किया। जी, शर्मनाक है, क्योंकि जो एक सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री हो तो उससे पूरा देश ही नहीं, क्योंकि विदेश में भी उनकी एक पहचान होती है, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष इस बात की चिंता जरूर करता है कि उस सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बात ना निकले जो हिंदी, मुस्लिम, अन्य समुदायों में लड़ाई करवाने का कार्य करे। लेकिन आज मोदी जी के मुख से ये बात निकलती है कि जिनके दादा बच्चे हैं उनमें ये संपत्ति बांट दी जाएगी, हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। तो मेरी बहन को मैं पूछती हूँ कि इतने लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, कभी जो है मुस्लिम बहनों ने हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीने? आपको तब याद नहीं आया जब कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी और बहनों के मंगलसूत्र जो है कुर्बान हो गए? तब आपको बहनों का मंगलसूत्र याद नहीं आया? बेरोजगारी से जिन बहनों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, तब आपको मंगलसूत्र याद नहीं आया मोदी जी को? ये जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के मार से जिनके मंगलसूत्र उजड़ जा रहे हैं, आपको तब मंगलसूत्र याद नहीं आता? लेकिन आप बिना सर पैर की बातें करके, कहा उन्होंने अमेरिका में बैठ करके भाषण दिया, चूंकि आपने ही मेरी बात को रख दिया तो मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। और अगर इनको जानना ही है तो मुझे लगता है 1970 में इंदिरा गांधी जी ने अपने पिता की विरासत को दिया था, चाहे वो आनंद भवन हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल की बात हो। तो राजीव गांधी जी या इंदिरा गांधी जी के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी कि राजीव गांधी जी विरासत टैक्स को हटाने का काम करें। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला ये काम कर रहे हैं। और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके जो है, चाहे लूटने का काम हो, चाहे किसान के सारे उपकरणों पे टैक्स लगाकर किसान को लूटने का काम हो, और चाहे ये बड़े बड़े टोल टैक्स लगा करके आम जनता से वसूली करके जो कर ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी विरासत तो आम जनता से महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी देकर के ये छीनने का काम कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी, चाहे बंदरगाह, हवाई अड्डे और इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक पर्टिकुलर खेमे 20 से 22 व्यापारी हैं जिनके पास जो है देश की 70% आबादी के बराबर जो है उनके पास पूंजी होती है। उस बात पर राहुल गांधी जी और हमारा कांग्रेस परिवार कहता है कि हम बराबर भागीदारी में, क्योंकि हिस्सेदारी न्याय की हम बात कर रहे हैं, तो वहां हमने बात करी है कि हम आर्थिक अधिकार की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात करेंगे, सामाजिक अधिकार की बात करेंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। इसमें इनको जो है अच्छा नहीं लग रहा है।
और वहीं महालक्ष्मी योजना लेकर के महिला न्याय के रूप में हर बहन को 8,500 देने की बात कर रहे। बहन के खाते में सालाना 1 लाख रुपए हर बहन को खाते में पहुंचेगी और वो सशक्त होंगी। इसलिए मोदी जी के पास इसका उपाय होना चाहिए था कि अगर बहनों के मंगलसूत्र को बचाना है तो आप कहते कि मैं उनको संबल देता हूं और उनको मैं 2 लाख रुपए देता हूं, ताकि वो महिला वो शक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अगर वो गरीब है, उसके बच्चे मिठाई की दुकान पे मिठाई के लिए तरसते हैं, तो कम से कम उसको अपना हाथ ना सिकोड़ना पड़े। लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि आज मोदी जी प्रथम चरण की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये डर भय दिखता है कि किस तरीके से, और इस पे मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को चिंता करनी चाहिए कि मतदान जिस प्रकार देश में कम हो रहा है, लेकिन इनको तो केवल कटुता और जो है निशाने पर लाना है, बेबुनियाद झूठ और पाखंड को फैलाना है। आज आप देखें नागालैंड जैसे देश ठीक है राज्य में रोशनी जी, हम लोग अभी नागालैंड पे फिर चलते हैं। मैं ये आपको आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि आज जो है 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो 88 सीटों पे मतदान हुआ, और जिसमें जो कि अभी 6 बजे ख़त्म होगा, और 206 इसमें जो है प्रत्याशी भाग ले रहे थे। तो वोटों का परसेंटेज किस तरह रहा, किस तरह का ट्रेंड सेकंड में देखने मिला, मध्य प्रदेश की जिन सीटों में चुनाव हुआ, जहां आसपास आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सीटों में किस तरह का हुआ, ये बात जानने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, देवदत्त दुबे जी। मैं उनसे बात करूंगा कि वो पॉलिटिकल से अलग हटकर कि क्या प्रथम चरण से लेकर दूसरे चरण तक, और ये जो 7 चरण में मतदान होना है, अलग अलग समय में अलग अलग लोकसभा के लिए राज्य के भीतर भी और राज्य के बाहर भी किस तरह से चीज़ें बदल रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, नेताओं के भाषण बदल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दुबे जी उस पर अपनी बात रखें। बिल्कुल, जिस तरह से प्रथम चरण में अपेक्षाकृत 2019 के चुनाव की अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ, उसके बाद सभी लोग सतर्क हो गए, राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए, चुनाव आयोग भी, सबने अभियान चलाया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, और द्वितीय चरण में प्रयास हुए। अभी फाइनल आंकड़े तो मुझे लगता है 7 बजे तक आएंगे, क्योंकि अभी मतदान चल रहा है कई जगह, मतदान केंद्रों के अंदर भी है, जो लगी है शाम को जब गर्मी कम हुई तो। लेकिन थोड़ा सुधार हुआ है पहले चरण की बजाय। लेकिन देश में कुछ राज्यों में कम मतदान की खबरें भी है। उत्तर प्रदेश में कम मतदान की खबर है, क्योंकि उत्तर भारत का देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई वो लहर नहीं है क्या इस टाइप के चुनाव हो रहे हैं। और जिस तरह से दलों ने अपने मुद्दे बदले हैं, पहले जिस तरह से भाजपा ने शुरुआती दौर में 400 पार का नारा दिया था और एक तरह से उसको खुला मैदान था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ते गए, प्रत्याशी को अंतरण हुआ, तो अब आरोप प्रत्यारोप पर बड़े तीखे प्रहार होने लगे हैं एक दूसरों पर। घोषणा पत्र की समीक्षा एक दूसरे की जा रही है, दूरबीन लगाकर उसके शब्दों को देखा जा रहा है कि कैसे क्या कहा गया, क्या करेंगे। तो ये सब है ही। जिस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी उस तरह से खामियां उजागर करने का सिलसिला भी बढ़ेगा। और स्वाभाविक है, राजनीतिक दल हैं, कोई भजन मंडली तो है नहीं, इनको तो साम दाम दंड भेद से जीत चाहिए। तो उसके लिए सामने वाले की जितनी खामियां होंगी सब उजागर की जाएंगी। ये दलों को चाहिए कि वो उन मुद्दों से बचें जिन पे सामने वाला दल आक्रामक हो जाता है। अभी तो पूरे देश में भाजपा जिस तरह से आक्रामक प्रचार कर रही है, और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो के कुछ बिंदुओं को लेकर कि वो विरासत में जो है उसकी समीक्षा होगी, कहीं जो मंदिरों में सोना चांदी चढ़ा है तो उसको देखा जाएगा कहाँ क्या है, तो उसी पे जुड़ा गया कि ये महिला अपने गहने देती है, केवल मंगलसूत्र छीन लगी। अब कांग्रेस से भी पलटवार हो रहा है। प्रियंका गांधी कह रही पूरी माँ ने मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान किया। तो ये सब चलता रहेगा। अभी जी दुबे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि इस चुनाव में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, डिजिटल और सोशल मीडिया जो है वो टीवी चैनल से भी ज़्यादा एक्टिव है, और उस पर जिस तरह के बयान आते हैं लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब कोई आदमी अमेरिका में बैठ के, कोई उसकी आदत स्वभाव है कि वो लेक्चर देता है, बहुत जगह लेक्चर देने जाता है, तो एक लेक्चर प्रिपेयर करता है और कोई बात अपने थाट रखता है। इसी तरह कहीं पर वो टाइमिंग का खेल होता है
कि वो किस समय लोग उसको कहाँ से उठाते हैं और उसको किस तरह जोड़ते हैं। तो ये जो इस समय हमारे देश में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र पे जो बातचीत होनी चाहिए थी, या महंगाई पे, बेरोजगारी पे और बहुत सारे मुद्दों पे, वो सेकेंडरी हो जा रहे हैं। इधर मैं देखता हूँ कि ये बाकी चीज़ें जो हैं, कोई ना कोई 2-4 दिन में एक नई बात जो है वो निकल के आती। किसी नेता के बड़बोलेपन को लेकर हंगामा मचता है, कभी किसी चीज़ को लेकर हंगामा मचता है। ये एक नया ट्रेंड आप देख रहे होंगे दुबे जी, चूंकि आप तो लंबे समय से हैं। तो बुनियादी मुद्दों पर होना, जी और यदि राजनीतिक बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करते जी तो जनता को वोट बुनियादी मुद्दों पर देना चाहिए। उनको उसी थीम पे वोट करना चाहिए जो उनकी व्यवहारिक जीवन की समस्याएं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी है स्थानीय स्तर पर आपका जो प्रत्याशी हुआ वो कैसा है उसके बारे में। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव में होने लगा है कि आप तिल का खाना बनाने की जो कहावत है वो चुनाव में ही होती है कि किसी ने कुछ कहा और उसको ले गए, और सोशल मीडिया का जमाना तेजी से फैलता है। अभी तो वो आसमान से तारे तोड़ने की भी लोग बात करेंगे। तो ये तो अब चुनाव का पैटर्न हो गया है कि कितना कौन जम से क्या बोल सकता है, कितना उसको प्रसारित कर सकता है। लेकिन इन 75 सालों में लोकतंत्र भी बहुत मजबूत हो गया है। जनता लगातार मतदान कर रही है, पंच पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक। तो वो भी समझ रही है कि कब कौन क्या कहता है और क्या करता है, निर्णय लेती है। अब मुझे लगता है कि राजनेताओं को समझ जाना चाहिए कि वो अब गुमराह नहीं कर सकते, वो अब जनता को बलगला नहीं सकते। अब आपको उस थीम पे आना ही पड़ेगा जो जनता की जरूरत है। आप सोशल मीडिया पे कितनी हवा बना लो, कितना ही माहौल बना लो, ये सब आजकल कोई भी कर लेता है। इवेंट हो गए हैं राजनीतिक दलों, भीड़ जुटाने वाले भी आजकल मिल जाते हैं। पहले तो कार्यकर्ता हुआ करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, आजकल सब मैनेजर हो गए हैं। आप देखें कि मतदाता पर्ची पहले कार्यकर्ता लिखता था, अब तो ठेके पे पर्ची वो सब बांटने का काम भी, सभाओं में भीड़ लाने का काम भी, ऐसे सब हो गए। लेकिन असल बात यही कि व्यवहारिक धरातल पे आपकी प्रतिधारणा कैसी है, आपके जो बीता हुआ कल है उसमें आपने कब क्या कहा और क्या किया है, इसका मूल्यांकन जनता करती है। और वो भी अब जब मतदान करने जाएगी तो बहुत कुछ बातों को सोचेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उसने बहुत सरकारें बदली हैं, बहुत लोगों को जिताया, बहुतों को हराया, लेकिन अभी तक जो वो चाह रहा है वैसा नहीं हो पा रहा है। जी। क्योंकि ये तो बात सही है कि अपेक्षाएं तो सबकी होती, बहुत होती, और अपेक्षाएं कहीं पूरी नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। तो मैं लेकिन गुंजन जी से सर पूछते हैं, गुंजन चौकसे जी, चूंकि उनकी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में 18 साल से राज कर रही है, 10 साल से जो है मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो ये दूसरा दौर आते आते जो उनका कहना है कि हमारी जो नीतियां हैं वो बदलती नहीं हैं और हमारे पे लोगों का विश्वास है। तो दूसरे चरण में, जो पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में यदि मतदान का प्रतिशत जैसा कि संकेत मिल रहे हैं थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको आप किसको श्रेय देंगी और इसको किस तरह से आप देखती हैं, गुंजन जी? देखिए, श्रेय अगर किसी को भी जाता है तो वो जनता को ही जाता है। जी जनता का ये जो अधिकार है, जनता उसका उपयोग कर रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा था, आज की जनता जागरूक है और जनता अपने अधिकारों को समझती है। जनता ये समझती है कि जनता को किस तरीके की सरकार चाहिए, जिनकी नीतियां क्या है, जिनकी नीयत क्या है। जिनकी नीयत में अगर विकास है तो जनता अपने अपने घरों से निकल रही है और उसी सरकार को चुनने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश की आपने बात की थी सर, तो मैं बोलना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की अगर आप तुलना करें तो 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की एक अलग ही छवि थी। जो 2023 के मध्य प्रदेश से अगर मैं उसे कंपेयर करूं, तो जो बीमारू राज्य को अगर विकसित राज्य किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और आज का वोटर ये देख रहा और समझ रहा है। एक फर्स्ट टाइम वोटर का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जिसकी उम्र अभी 18-19 वर्ष है, उसने इन 18 वर्षों में अगर अच्छे सड़कों पर वो चल रहा है, एक विकसित राज्य में वो रह रहा है, उसके घर में बिजली आ रही है, स्वच्छ पानी आ रहा है, एक अच्छे माहौल में वो रह रहा है, बिना डर के माहौल में अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो वो युवा जानता है फर्स्ट टाइम वोटर की 18 वर्षों में उसके लिए ये किसने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मैं 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बदलाव हुआ है, जो कांग्रेस
14 से पहले 55 वर्ष राज्य किया। ये गरीबी की बात कर रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता। क्या आपके पास 55 वर्ष कम थे कांग्रेस के पास भारत देश से गरीबी हटाने के लिए? लेकिन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक परिवार की गरीबी हटाने का काम किया है। कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद पे काम किया है, अपने अपने बेटे बचाने पे काम किया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने देश बचाने पे काम किया है। 10 वर्षों में मात्र 11वें पैमाने पे जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उसे मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर लाने वाले कौन था? मोदी सरकार थी। महिलाओं को सशक्तिकरण का काम किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का काम किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। आप बताएं, ट्रिपल तलाक जैसे अधिकारों पे किसने बात की है? मोदी सरकार ने बात की है। आज क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम पे जो इतने वर्षों से चल रहा था, उसको एक नया प्रक्रिया देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया है। सीए पे अगर मैं बात करूं, किसने किया? मोदी सरकार ने किया है। 500 वर्ष के संघर्ष को, राम राज्य की जो परिकल्पना आप और हम सब ने की थी, उस राम मंदिर के निर्माण का काम किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। आदिवासी समाज की अगर हम बात करते थे सर, तो आदिवासी समाज के लिए बात होती थी रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए। लेकिन आज उसी आदिवासी समाज को अधिकार और सम्मान देने का काम किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। ये मोदी सरकार है जिसने युवाओं का कल्याण, गरीबों का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण पे काम किया है। हर क्षेत्र, हर वर्ग की जनता के लिए काम किया है, हर समुदाय के लिए काम किया है। यहाँ पर देखते तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। एक विशेष समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के लिए भ्रमित करने का काम किसने नहीं किया? तो वो कांग्रेस ने किया है। एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। सनातन के विरोध में किसने काम किया? वो कांग्रेस ने किया। महिलाओं को आपत्तिजनक टिप्पणी कौन करता आ रहा है? वो कांग्रेस कर रही है। ठीक है गुंजन जी, थोड़ा अभी रोशनी जी से भी पूछ लेते हैं कि रोशनी जी, आप 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस, 10 साल में जो भी हुआ है मोदी राज में हुआ है। अभी गुंजन जी ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई और उनका कहना है कि आप जो है कांग्रेस ने बीमारू प्रदेश रखा था, हमने उसको जो है एक उन्नत प्रदेश बनाया है। और जो भी देश में जो कुछ बेहतर हुआ है वो मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। और आप लोगों ने या आपकी पार्टी ने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है और उस पर वो बात कह रही है। तो मैं चाहूँगा कि रोशनी जी आप संक्षेप में अपनी बात रखें। मैं गुंजन बहन से उनकी उम्र तो नहीं पूछ सकती क्योंकि लड़कियों को उम्र बताना वाजिब है। तो आज जो हम पढ़ाई लिखाई आई से लेके IIT से लेके इसरो से लेके गैस सिलेंडर के 450 के दाम से लेके पेट्रोल डीजल जो 50-55 रुपए में मिला करता था, आज मोदी जी ने बिल्कुल 400 पार के नारे के साथ ये आएंगे तो पेट्रोल का जो है 400 दाम ले जाएंगे, डीजल का 400 पहुंचाएंगे, दाल का भाव 400 कर देंगे और जो है सिलेंडर 4000 में भरवाया जाएगा। मैं बहन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि और मैं इनकी जानकारी की ये दलित की बात कर रही थी तो इनको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भूमि अधिनियम कानून लाया था और पट्टे की हक की जंगल की लड़ाई और वन की लड़ाई की सबसे ज्यादा तवज्जोता जो है कांग्रेस ने उनको प्रदान की थी। और दलित हमेशा कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा है। मुझे लगता है सतना में भी अच्छा वोट है तो वहां से इनको मुझे लगता है इस रिजल्ट के बाद भी अनुभव होगा कि हम सतना सीट को जीतेंगे। और जहां ये गरीबी हटाने की बात, तो मुझे लगता है इनको याद करना चाहिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे तो आयात निर्यात की नीति और नरसिम्हा राव जी इस देश में लेकर के आए थे। इस देश में जो है रोजगार के आयाम को गढ़ा गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ना तो मैनिफेस्टो में है लोगों को रोजगार देना, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार इनको दे देना चाहिए था। लेकिन आज युवा धरने पर बैठते हैं, पटवारी भर्ती में घोटाले होते हैं, जो अपने हक की लड़ाई चलिए रोशनी जी, अभी ये लिस्ट बहुत लंबी होगी। हम लोग बात कर रहे थे कि दूसरे चरण में जो मतदान हो रहा है या उसका परसेंटेज को लेके कि उसमें यदि पहले चरण की तुलना में थोड़ा इजाफा हुआ है तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों ने मतदान के प्रति उनका रुझान है जो है निर्वाचन आयोग ने उसके लिए पहल की हो, राजनीतिक दलों ने भी उसके लिए पहल की हो, एजेंडे को देखकर भी लोग या घोषणा पत्र को देखकर लोग वोट देने निकले हों। बहरहाल इतनी गर्मी के बीच यदि लोग वोट देने आए हैं तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। आप मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।